चलो, can we revise? Okay, so here is the chapter number 4 in front of you. What is the name of chapter number 4? Come on. Risk assessment and internal control. So in this chapter we are going to see two things. One is the risk assessment and another is the इंटरनल कंट्रोल. तो पहला है रिस्क असेसमेंट. तो रिस्क को समझने के पहले, रिस्क असेसमेंट को समझने के पहले हम देखेंगे व्हाट डू मीन बाय ऑडिट रिस्क. व्हाट इज ऑडिट रिस्क? गिविंग एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिस्टेक. मतलब हम लोग बोल रहे हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है लेकिन एक्चुअली है. व्हिच रिस्क इज इनसिग्निफिकेंट? जहां पे मिसस्टेटमेंट्स नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ मिसस्टेटमेंट्स है, वो इनसिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है. बताएंगे ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कौन से, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं? दो. एक होता है इनहेरेंट रिस्क और दूसरा होता है, जोर से बोलो, inherent risk and control. What is inherent risk? The risk which is there before consideration of the controls. And what is the control risk? That the controls could not prevent, detect and correct the misstatements. बताएंगे RMM होता है दो लेवल पे. पहले it could be at the overall financial statement levels and it can be assertion level. What is overall financial statement levels? Which affects the many assertions. Means what? Fraud. Example क्या है इसका? Fraud. Yes or no? And what is individual assertion level? Which affect the individual assertion such as what? Depreciation. Yes or no? Clear है? उसके बाद what is detection risk? ये detection risk का है ये. बताएंगे what is detection risk? The audit procedures are so inadequate or insufficient so that it could not detect the material misstatements. What is control risk? अगेन यहाँ पे ऑडिट रिस्क प्रोसीजर्स आर क्या, ऑडिट प्रोसीजर नहीं होगा यहाँ पे हम लोग होगा कि इंटरनल कंट्रोल्स. ओके, यहाँ पे देखेंगे इंटरनल कंट्रोल्स. क्लियर है? यस और नो? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट रिस्क एंड मटेरियलिटी? इनवर्स रिलेशनशिप. मतलब ऑडिट रिस्क कम, मटेरियलिटी कम, ऑडिट रिस्क, मटेरियलिटी कम, ऑडिट रिस्क ज्यादा, मटेरियलिटी कम. ये थोड़ा ध्यान देना, ईशान अवस्थी हो सकता है. उसके बाद हम देखेंगे, अब रिस्क को समझ गए, अब हम देखेंगे उसको असेस कैसे करेंगे. सो व्हाट इज द ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? इट इज IA. जोर से बोलो, IA. और ये बताया हमको SA 315. What is SA 315? Identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. I stands for inquiry, A stands for analytical process, O stands for observation, R stands for what is inquiry? Inquiry to the management and TCWG. A stands for analytical procedure, developing the expectation, compare with the actual, any unusual fluctuation, investigate that in detail, observation the procedures performed by the management and reperform the procedures already performed by the management. उसके बाद इंटरनल कंट्रोल. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल? कम ऑन. रिलायबिलिटी ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ओवर द ऑपरेशन. उसके बाद सेफगार्डिंग द एसेट एंड कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन. ये इंटरनल कंट्रोल क्यों चाहिए? तो इसलिए चाहिए. उसके बाद द बेनिफिट्स, इस अगर इंटरनल कंट्रोल होगा तो बेनिफिट्स क्या होंगे? आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग द RMM एंड डिजाइनिंग व्हाट? NTE. व्हाट इज NTE? आंटी ऑफ EP. मतलब कि आंटी मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसेस. उसके बाद व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल? Provide the reasonable assurance, human judgment decision making, lack of understanding the purpose for which internal control actually designed, collusion among the employee. मतलब लोगों को नहीं समझने के रूल्स क्या है, दो लोगों में क्या है, कंफ्यूजन है. उसके बाद जजमेंट बाय द मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट का जजमेंट गलत हुआ तो इंटरनल कंट्रोल गलत, बिकॉज इंटरनल कंट्रोल बनाता कौन है? मैनेजमेंट बनाता है. और अगर मैनेजमेंट का जजमेंट ही गलत हुआ इंटरनल कंट्रोल बनाने के टाइम पे तो इंटरनल कंट्रोल फेल हो जाएंगे. एंड लास्ट वन, लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटी. स्मॉल एंटिटी ऐसे बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, वो छोटी एंटिटी होती है, उसके लिए इतना इंटरनल कंट्रोल होगा, ये करो, वो सही बात नहीं है. उसके बाद व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल? कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग एंड व्हाट? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. झेपिया. चलो उसके बाद नेक्स्ट वन, रिस्क असेसमेंट में नेक्स्ट पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ऐसे 450. So here we have what? 4 types of methods for evaluating the internal control. Mark, this is important. पहला है narrative record, दूसरा है checklist, तीसरा internal control questionnaire, and last one बताएंगे narrative record के बारे में. It is a complete and exhaustive description. Actual and testing and observations are necessary and it is more suitable for small business. अभी तो disadvantage है इसके, ये यहाँ पे लगाएंगे. ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट. ये अगर नेगेटिव रिकॉर्ड्स है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट व्हाट
द वीकनेसेस एंड डेफिशिएंसीज, यस नो, गैप्स एंड रीशफलिंग ऑफ मैन पावर। अब मैं जाऊंगा, कल कोई और जाएगा तो नैरेटिव रिकॉर्ड करने में मुश्किल है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है बोलो, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट ये किसके लिए है? ऑडिटिंग स्टाफ के लिए। इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर क्वेश्चंस होते हैं एंड उसको इनिशियल करते हैं कौन? ऑडिट स्टाफ, जो भी उसको लिखे करेगा और आंसर किसे आएंगे? यस, नो और नॉट एप्लीकेबल एंड इट इज सब्जेक्टिव टर्म। क्योंकि मैं अगर बनाऊंगा चेकलिस्ट तो मैं अलग बना सकता हूं, उसमें कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं आ सकते। उसके बाद आएगा क्या बोलो, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। ये किसके लिए है? मैनेजमेंट के लिए। बताएंगे चेकलिस्ट किसके लिए? ऑडिटिंग स्टाफ के लिए। क्वेश्चन किसके लिए? अच्छा बताएंगे क्वेश्चनियर में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे और देंगे किसको? मैनेजमेंट उसको लिखेगा, हमको वापस दे देगा। तो इट इज फॉर मैनेजमेंट। इसमें क्या? कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें क्या? लिस्ट है बस। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है? बिकॉज क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव है, उसका आंसर भी कॉम्प्रिहेंसिव देना है। उसके बाद वाइडली यूज फॉर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन। वाई? बिकॉज इसमें क्या होगा, अपना टाइम भी बचेगा, ऑडिटर का टाइम भी बच रहा है और अपने को क्या मिल रहा है? डिस्क्रिप्टिव आंसर भी मिल रहे हैं। एंड और इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन इससे पॉसिबल है एंड इट इज अ रिकॉर्ड्स ऑफ रिव्यू इन डिटेल। फ्लोचार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हमने देखा था परचेज ऑर्डर का। इट इज मोस्ट कंसाइज वे। व्हाई? बिकॉज कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ विच we can get the weakness in the system quickly। अरे yes or no? और ये नैरेटिव रिकॉर्ड का जो एक्सप्लेनेशन है उसका टाइम कम करेगा एंड इट वी कैन सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट्स। अरे क्लियर छे? अरे ओके। अरे इसका नंबर गलत हो गया शायद से। नहीं बराबर, 1 2 3 4 ऐसे लिखे हो। चलो उसके बाद नेक्स्ट वन आएगा टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग द internal control? Whether it is designed properly and operations are throughout the period, yes or no? उसके बाद it includes what? कैसे करेंगे? IIOR, मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के टाइम पे IIOR करेंगे। सेम अपने इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड, जोर से बोलो। नेक्स्ट आएगा अपना नेक्स्ट चार्ट, इंटरनल कंट्रोल एंड आईटी। सिंपल है ना, बताएंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आईटी इन द इंटरनल कंट्रोल? एनहांसेस टाइमलीनेस, एक्यूरेसी एंड किसका? reduces the risk of circumvention। उसके बाद facilitate additional analysis of information and last one, very good, yes or no, effective segregation of duty। clear छे? okay, next one, what is the risk of IT? benefit तो risk भी होगे ना। unauthorized access to data, unauthorized changes to master data, unauthorized सिस्टम्स ऑफ प्रोग्राम, मतलब ये वायरस की बात कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट वन, इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन। तो अनऑथोराइज एंड इनअप्रोप्रिएट याद रखना, जैसे एनहांसेस रिड्यूस था वैसे इनअप्रोप्रिएट एंड अनऑथोराइज। उसके बाद पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा एंड इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। क्लियर छे? ओके, फिर आएंगे हम लोग कहां पे? इंटरनल कंट्रोल आईटी। चलो ये तो उसका मीनिंग देखा हुआ है। इंपॉर्टेंट वाली बात ये है एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 138 बिकॉज इंटरनल ऑडिटर शुड पार्टिसिपेट इन इवैल्यूएटिंग द इंटरनल कंट्रोल बिकॉज ही इज देयर, ही इज द पर्सन हु विल एक्चुअली इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल्स। यस और नो? तो बताएंगे इंटरनल कंट्रोल सॉरी इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी बताएंगे। सेक्शन नंबर 138, रूल 13 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014। याद रखना इस रूल को। रूल कौन सा है? जोर से बोलो। रूल 13 देखो ना, 138 एंड रूल, वाह 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 वाह, रूल 13 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014। जोर से बोलो क्या? रूल 13 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल। एग्जाम में सवाल आया, इंटरनल ऑडिट के ऊपर सवाल आया, तो सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 13 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल 2000। मैंने आपको लॉ सेकंड टाइम में बताया था कि रूल्स अलग अलग चैप्टर के अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। यस और नो? यस। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 138 रूल 13 ऑफ द अकाउंट्स कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014। पहली एप्लीकेबिलिटी बताएंगे क्या? एवरी लिस्टेड कंपनी। दूसरा, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। कौन सा? डीपीओटी। क्या? जोर से बोलो। डीपी 25 एके 25, 25 दूने 50, 50 100। अंग्रेजी मीडियम के लोगों के लिए करेंगे, वो मराठी मीडियम वाले लोग देख रहे हैं तो उनको सही लग रहा है, अंग्रेजी वालों के लिए सही नहीं लग रहा है। 25, 50, 100। D stands for outstanding deposit. P stands for paid up share capital. O stands for outstanding loans and borrowing. And T stands for turnover। अगर ये है, इनमें से कोई एक है, ये और है ना, और अगर है तो आपको इस साल इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी है। एंड अगर मान लो ये पब्लिक सॉरी प्राइवेट कंपनी है तो ओटी स्टैंड्स फॉर आउटस्टैंडिंग लोन्स 100 करोड़ और मोर एंड टर्नओवर 200 करोड़ और ये सारे करोड़ में है, कोई भी लैक्स में नहीं है। क्लियर छे? ओके चलो। एंड हु कैन बी इंटरनल ऑडिटर? CS इन प्रैक्टिस और नॉट, प्रैक्टिस और नॉट, इसमें अपडेट करना।
and any other professional as may be decided by board. He may be employee, he may not be employee. साले चैप्टर नंबर 4 रिवाइज हो चुका है, समझे? देखो कितने समय में रिवाइज हुआ, हार्डली कुछ 10 मिनट लगे।